पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवरिया में आगमन हुआ। उन्होंने अपने देवरिया में सर्वप्रथम आगमन के साथ ही देवरिया के बरहत तहसील क्षेत्र के बरहोर धनौती में पहुंचकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद देवरिया के विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें फूल देकर सम्मानित एवं स्वागत किया गया। आपको बताते चलें कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लाभार्थियों का मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से दिया। उसके बाद उन्होंने जनपद में 223 ऐसे परियोजना हैं जिनका शिलान्यास एवं उद्घाटन कर बटन दबाकर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जो 480 करोड़ की लागत से बनना है। उसके बाद उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि पिछले डबल इंजन की सरकार जो 3 सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही है, कोई भी डबल इंजन की सरकार में भूखा नहीं सोता देश में। वहीं बगल में पाकिस्तान देश है जहां रोटी के लाले पड़े हुए हैं, गली के जैसे हाल हैं, जो आए दिन एक दूसरे को रोटी के लिए विवाद होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 54 लाख लोगों को प्रदेश में आवास मिला है और करोड़ों की संख्या में लोगों को उजाला गैस एवं फ्री में कनेक्शन दिया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तार से बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए हुए लोगों ने सरकार एवं मुख्यमंत्री के बातों को समर्थन भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए हुए स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार देश के साथ ही प्रदेश में लगातार विकास कर रही है और निवेश कर आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार भी देने का कार्य करेगी। देवरिया जनपद में जो बैतालपुर चीनी मिल है उसको शुरू करने का भी उन्होंने वादा किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मिल की शुरुआत ही नहीं की जाएगी, साथ ही उसके साथ अन्य भी उद्योग भी लगाए जाएंगे। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। कल यानी 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचेंगे, जो लगभग 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 9 घंटे वह अयोध्या में रहेंगे। सबसे पहले वह अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला जाएंगे और वहां दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वह राम मंदिर निर्माणाधीन जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है वहां पर जायज़ा लेने के लिए पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहां पर पूरे पुलिस महकमे के साथ, यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारियों के साथ अयोध्या आज पहुंच गए थे। 10 बजे से अयोध्या पहुंचे, पहले हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया, उसके बाद पत्रकारों से वार्ता की। यह बहुत ही बड़ा आयोजन कह सकते हैं माना जा रहा है अयोध्या के लिए। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके साथ आज देर शाम तक यहाँ पर 10,000 शिव सैनिक पहुँच जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि अयोध्या के जो मार्ग हैं वहाँ पर केवल शिवसेना का झंडा, बैनर या हिंदुत्व का नारा है उसको लेकर तमाम ऐसे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। वहीं अयोध्या प्रशासन और पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा इसको लेकर सतर्क नज़र आ रहा है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा अयोध्या पहुंचे थे और यहां पर पूरी तरह वह निरीक्षण व अपने अधिकारियों को आदेश देते हुए नजर आए। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां बीजेपी के स्थापना दिवस के दूसरे ही दिन सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी की अगुवाई में दर्जनों कांग्रेसियों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। वजह बिल्कुल साफ है कि नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसलिए तरह तरह की पार्टियां अपना जोर आजमाइश लगा रही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में बांदा के बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय की अगुवाई में साथ में सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी, तो वहीं कमलावती उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की सदस्य रहते हुए वो उपाध्यक्ष भी हैं मौजूदा हालत में, तो उनकी अगुवाई में लगभग
3 दर्जन लोगों ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया है। इसी कार्यालय के सभागार में आकर के बड़े जोश और खरोश के साथ में राजेश सिंह गौतम ने अपना बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, जबकि ये कांग्रेस में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, अब वो आकर के बीजेपी पार्टी में जनता की सेवा करेंगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बजाया है तो सारी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। हालांकि बांदा की अगर बात करें तो नगर पालिका बांदा में 30 वार्ड हैं और नगर पंचायत की बात करें तो वहाँ 8 हैं। तो इसको लेकर के पूरी तरह से बीजेपी जीत के लिए जो है अपने दावे चल रही हैं। जो सरकार ने काम कराए हैं उन सरकार के काम कराए हुए लोगों को ज़मीनी हकीकत पर बताने के लिए गांव-गांव टीमें बना दी गई हैं ताकि सरकार के कार्यों की जानकारी ग्रामीण स्तर पर पहुंच सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार पेच फंसते दिखाई दे रहे। हालांकि सियासी गलियारे में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर के हलचल दिखाई दे रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो जल्द से जल्द कराए जाए। सूत्रों की माने तो नगर निकाय चुनाव की जो तारीखें हैं वो 1 से 2 दिन में ऐलान कर दी जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट की भी गाइडलाइन आई थी, हाईकोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द नगर निकाय के चुनाव कराए जाए। साथ ही साथ जो आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, उस आरक्षण की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि आरक्षण की रिपोर्ट जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड की जाए। हालांकि अब जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का 1 से 2 दिन के अंदर ऐलान किया जा सकता है, उसके बाद कहीं न कहीं नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां और तेज देखने को मिलेंगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। निर्वाचन आयोग ने इस बार उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की खर्च करने की सीमा में बढ़ोतरी की है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब जो प्रत्याशी खड़े होंगे, जो पहले वो खर्चा कर सकते थे अपने चुनाव में, इस बार वो अब उनकी सीमा बढ़ाकर निर्धारित कर दी गई है पद के उम्मीदवारों के हिसाब से। यानी कि डेजिग्नेशन के हिसाब से जो उम्मीदवार जिस पद का पे खड़ा होगा उसके हिसाब से उसके खर्चे की सीमा बढ़ा दी गई है। जैसे कि एक बात करें महापौर की, तो महापौर की खर्च सीमा जो पहले 25 लाख थी, अब वो बढ़ा करके ज़्यादा कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि 80 से ज़्यादा वार्डों की संख्या में जो महापौर खड़े हो रहे हैं, उनकी जो खर्च करने की सीमा है वो 40 लाख रुपए कर दी गई है, 25 लाख से बढ़ाकर। तो वहीं 80 से कम वार्डों की संख्या वाले महापौर प्रत्याशियों की जो आय और खर्च सीमा है वो 35 लाख रुपए कर दी गई। इसी हिसाब से जो उम्मीदवार जिस पद पे खड़ा होंगे उस पद के हिसाब से उनकी खर्च करने की सीमा तय कर दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। संघ लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा का रिजल्ट कल आया है, जिसमें से गोंडा के मेधावियों को 4 मेधावियों को स्थान मिला। 10वीं रैंक पर आने वाले संदीप कुमार तिवारी ये एक नलकूप चालक के बेटे हैं, जिनको इससे पूर्व की पीसीएस परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स के रूप में ये चयनित हुए थे। बावजूद इसके चूंकि वो अपने उस पद से कहीं संतुष्ट नहीं रहे और आगे उन्होंने तैयारी जारी रखी, दूसरी परीक्षा में उनको उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में 10वां स्थान मिला है। चूँकि गरीब घर से हैं, छोटे परिवार से, चूँकि ये भाई बहन मिलाकर 6 होते हैं, 6 में सबसे बड़े संदीप तिवारी, उन पर महती जिम्मेदारी थी और पिताजी उनके ट्यूबवेल ऑपरेटर थे। तो चूँकि कहीं ना कहीं छोटे परिवार से, गरीब परिवार से है, जिसको लेकर काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा और उस संघर्ष को देखते हुए जो मेहनत और जो उपलब्धि हासिल की है, इससे अपने आप को ये जनपद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं साथ ही ज्योति चौरसिया नाम की लड़की जो लखनऊ से तैयारी कर रही थी, उसको 21वां स्थान मिला और 21वां स्थान पाकर वो भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई है। जबकि हर्ष सिंह जो पीपीएस संवर्ग में आए, उनको भी, क्योंकि गोंडा अपने आप को इस मामले में गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक साथ परीक्षा में हमारे 4-4, 5-5 मेधावी सम्मिलित हो रहे हैं।
प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के लोकसेवा आयोग ने राज्य की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा पीसीएस 2022 का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। परीक्षा में कुल 364 अभ्यर्थी ने सफलता हासिल की है। वहीं बुलंदशहर की 24 वर्षीय नर्मिता सिंह ने परीक्षा में पहले ही प्रयास में तीसरा स्थान हासिल किया है। नर्मिता सिंह ने इस सफलता को अर्जित न करके केवल अपने शहर, समाज और परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है। उनके घर पर बधाई देने वालों लोगों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, नर्मिता सिंह ने जेपी विद्या मंदिर से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करी थी और 2015 में सीबीएसई टॉपर रही थी। नर्मिता मूल रूप से बुलंदशहर जिले की डिबाई तहसील की सतोई गांव की रहने वाली हैं। वर्तमान में वह अनुचर कस्बे में परिवार के साथ रहती हैं। वहीं माता पिता की इकलौती पुत्री हैं। उनकी माता जी डॉक्टर चंद्रवती स्थानीय दुर्गा प्रसाद बलजीत सिंह कॉलेज में रसायन विज्ञान में प्रोफेसर हैं। उनके पिता डॉक्टर सुरेश सिंह इटावा जिला में ग्राम विकास विभाग में उप निदेशक हैं। वह भाइयों की बड़ी बहन है। बड़ा भाई भी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा भाई हाई स्कूल में पढ़ रहा है। कैमरामैन सालिम के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज बुलंदशहर। जिले में बढ़ते मादक पदार्थों के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पीलीभीत पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें, पूरनपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विक्रेता को माधोटांडा पुलिस के रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला पूरनपुर क्षेत्र का है, जहां पर मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पुलिस को मुखबिरों के द्वारा मिली थी, जिसको लेकर पुलिस ने और एसओजी टीम ने मिलकर इस पर पूरा छापेमारी करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत आज मुखबिर की सूचना पर माधोटांडा की रेलवे क्रॉसिंग के पास अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है जिस प्रकार से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया कि लगभग 1 किलो की अफीम जो है बरामद की है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। भाई इस प्रकार की कार्रवाई से जिस प्रकार से मादक पदार्थों के विक्रेताओं पर एक अंकुश लगाया जा सकता है, वहीं इस प्रकार के अपराधों पे भी रोकथाम लगाने के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। बाबा के बुलडोजर ने जनपद फतेहपुर में एक बार फिर से कोहराम मचा दिया। जिले के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के 7 मील चौराहे पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों के दुकानों पर बुलडोजर चला, जिसको देखकर दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जबकि एनएचआई की टीम ने दुकानदारों को 4 दिन पूर्व नोटिस दे रखी थी, उसके बाद भी दुकानदार नहीं जागे। आज जब बुलडोजर चला तो दुकानदार एनएचआई की टीम को ऊपर उंगली उठाते हुए नजर आए। वहीं जब अधिकारियों से इस बाबत बात की गई तो अधिकारियों का कहना था कि कोर्ट के आदेश थे, जिसके पालन में यह कार्रवाई करनी पड़ी। यह लोग कई वर्षों से इस जगह पर अतिक्रमण करते हुए अपनी दुकानें चला रहे थे। आखिरकार बाबा के बुलडोजर ने इनके हौसलों को पस्त कर दिया और अतिक्रमण जमीन को खाली कराने का काम किया। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज़ बागपत में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा विगत 4/4/2023 को हुए एक हत्याकांड का खुलासा हो गया है। खुलासा इतना बेहद चौंकाने वाला है, आपको बता दें, विगत 4 अप्रैल को एक यश नामक व्यक्ति का, जो स्कूली छात्र था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, का शव रक्त रंजित अवस्था में रजवाहे के किनारे मिला था। बता दें, उक्त जैसे ही शव मिला तो पूरे जनपद में हड़कंप मच गया, उसके परिवार में कोहराम मच गया। तो बता दें, उसकी थोड़ा सा आपकी जानकारी आपको दे दें। चूँकि यश जो है जनपद बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र ग्राम मलकपुर का निवासी था। तो जैसे उसकी हत्या हुई तो उसकी हत्या की रिपोर्ट उसके पिता हरिंदर द्वारा बड़ौद जो कोतवाली में दर्ज कराई गई।
तो जिस प्रकार पुलिस ने इसका खुलासा किया है, पुलिस खुलासे के अनुसार जो खुलासा है वो एक बेहद चौंकाने वाला है। इस खून के रिश्ते एक बार फिर शर्मसार हुए हैं। मृतक के छोटे भाई वंश द्वारा अपने भाई की हत्या कराई गई है। अपने 3 साथियों के साथ सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बता दें आपको, पुलिस ने इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक का छोटा भाई वंश भी शामिल था। इसके पीछे की जो घटना, जो सब सच्चाई सामने आई है, बेहद एक चौंकाने वाली सच्चाई है। पुलिस के अनुसार जो जानकारी दी गई है, जो खुलासा किया गया है, उसकी बात करें तो मृतक वंश मृतक यश जो है वो शराब पीने का आदी था और शराब के नशे में कई बार उसने अपने छोटे भाई के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया गया है। उनकी हरकतों से तंग आकर वंश द्वारा अपने अन्य 3 सहयोगियों के साथ सुपारी देकर इसकी हत्या की गई, इसकी हत्या करा दी गई, जिसकी कि पुलिस में मामला दर्ज है। पुलिस ने इस खुलासे से एक राहत की सांस ली है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। बात करें इस सफलता की तो एक 25,000 इनामी शातिर बदमाश जो पुलिस के हाथ चढ़ा है, जिसका नाम है नितिन और जनपद बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के ग्राम गुंगाखेड़ी का रहने वाला था। बता दें, इस शातिर बदमाश पर जनपदीय बदमाश इसको कह सकते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद बागपत में 8 मुकदमे विभिन्न संगीन धाराओं में, जैसे आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास तथा गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस बदमाश के पीछे की कहानी बताएं तो लगभग अब से 1 वर्ष पूर्व गुंगाखेड़ी गांव के ही निवासी ललित के ऊपर अपने 4 अन्य साथियों के साथ, जिसमें 2 महिला भी शामिल थी, एक जानलेवा हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट थाना रमाला में पीड़ित और घायलों द्वारा दर्ज कराई गई थी। तब से यह उक्त शातिर बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी शातिर बदमाश की अपराधी की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली। उनमें जो एक हर्ष की लहर दौड़ गई। बात करें इसकी गिरफ्तारी की तो मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को जाल बिछाया और जैसे ही ये पुलिस के कब्जे में आया था, पुलिस ने भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली है। नवागत एसपी हमारे जो है अर्पित विजयवर्गीय हैं, उनके आते ही उनके खाते में एक बहुत बड़ी सफलता दर्ज हुई है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। मैं इस वक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां 2 दिन पहले गिरवा थाना क्षेत्र के पतरहा गांव में गिट्टी क्रेशर से अवैध वसूली का मामला सामने आया था। हालांकि ये वसूली रंगदारी मांगने के लिए कही गई थी कि उन्हें रंगदारी मिले, और रंगदारी मांगने में प्रमुख रूप से बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अतुल मोहन द्विवेदी के साथ में 4 तथाकथित पत्रकारों का भी नाम सामने आया है। उन 4 पत्रकारों में से एक पत्रकार अनिल तिवारी, तो वहीं दूसरा पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा, के दीक्षित और सुमित उपाध्याय के ऊपर लगा है। हालांकि अगर अनिल तिवारी की बात करें तो अनिल तिवारी पर गंभीर धाराओं में नगर कोतवाली थाना क्षेत्र, बिशंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मामला दर्ज है, जो कि इसकी हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। लेकिन पुलिस ने अब तक अनिल तिवारी को भी जेल के अंदर नहीं भेजा, जबकि युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अतुल मोहन द्विवेदी ने लखनऊ में जा कर के अपना डेरा जमा लिया है। यहाँ तक कि बीजेपी में रहते हुए भी इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी भीतरघात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी 86,000 वोट लेकर के वो सदर विधायक दोबारा नियुक्त हुए। तो कह सकते हैं कि विकास कार्यों को लेकर के बांदा की जनता ने दोबारा सदर विधायक प्रकाश चंद द्विवेदी को विधायक बनाया है। तो वहीं इन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद ये 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर हैं। लेकिन एसपी अभिनंदन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन्हें जेल भेजने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह है कि इन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे कब तक भेजा जाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा।
हमीरपुर जनपद से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें मिनी बस रोड पर खड़े ट्रक पर जाकर टकरा गई। श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस थी, जिसमें 22 से 24 लोग सवार थे। मिनी बस से जो हादसा हुआ वो इतनी तेज था कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर मौत हो गई। 2 दर्जन लोग लगभग इस हादसे में घायल हुए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में लाया गया, जहां पर आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। ये सभी श्रद्धालु एक ही परिवार के थे और तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जो हाथरस से होते हुए चित्रकूट जा रहे थे। तभी हमीरपुर और महोबा की सीमा पर ही यह हादसा हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात में एक ट्रक खराब हुआ था, जो रोड के किनारे ही खड़ा था। वहीं जो मिनी टूरिस्ट बस थी वह स्पीड से जा रही थी और जो मिनी बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्पीड कितनी तेज होगी। हादसे में मौके पर ही जो मिनी बस का चालक था उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वह एक ही परिवार के 2 दर्जन लोग करीब गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद आधा दर्जन से अधिक घायलों को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। विश्व प्रसिद्ध जगत जननी मां विंध्यवासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्र के बाद वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को घटाभिषेक किया गया, जिसमें पंडा समाज एवं अन्य भक्तों ने मिट्टी के घड़े में गंगा जल भरकर मंदिर के कोने कोने की सफाई की। बताया जाता है कि जगत जननी का यह दरबार सिद्धपीठ के नाम से विख्यात है और वर्ष में 2